हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉलिड स्टेट में किस किस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक इसमें जो है उसमें पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन इस सॉलिड स्टेट जो पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड का कितना टाइप्स होता है, तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितना तरह का होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। उसके बाद है यूनिट सेल, फिर है पैकिंग एफिशिएंसी इन यूनिट सेल। उसके बाद है क्लोज पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड स्टेट में आपस में किस तरह से अरेंज रहता है। ठीक है, उसके बाद है इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स इन सॉलिड, सॉलिड जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें कुछ कुछ दिक्कतें आती है बनाने में। ठीक है, क्या होता है कि बनाते समय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन शिफ्ट हो जाता है, जो अपना ओरिजिनल पोजीशन जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं रहता है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल से जब टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में पढ़ना है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में। उसके बाद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसमें पैरामैग्नेटिज्म था, डायमैग्नेटिज्म था, अगला था फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, उसके बाद था एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, उसके बाद है फेरी मैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये था एनसीईआरटी में जितना टॉपिक है। लेकिन इसके अलावे क्या क्या होता है, कभी बोर्ड एग्जाम में और जेईई मेन और एडवांस या फिर नीट के एग्ज़ाम में कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पूछ देता है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो उस टॉपिक के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो इसके अलावा जो टॉपिक है वो है, अगला टॉपिक है इसमें रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसमें जो है एबी टाइप क्रिस्टल, एबी टाइप क्रिस्टल, इसमें एबी टाइप क्रिस्टल आपको NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसके बाद है AB2 टाइप क्रिस्टल, AB2 टाइप क्रिस्टल, तो इसमें आपको पढ़ना है CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर। उसके बाद इसमें पढ़ना है A2B टाइप क्रिस्टल, A2B टाइप क्रिस्टल। अगला टॉपिक था इसमें A2B टाइप क्रिस्टल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे Na2O स्ट्रक्चर, Na2O स्ट्रक्चर, जिसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो ये हो गया सॉलिड स्टेट का टॉपिक, जिसके बारे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं सॉलिड स्टेट। तो हम लोग चैप्टर की शुरुआत, तो सॉलिड स्टेट जो है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर, तो थोड़े इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। हम लोग 9th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्था के बारे में। तो पदार्थ कितना 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पहला स्टेट हो गया आपका सॉलिड, ठीक है, दूसरा हो गया लिक्विड और तीसरा हो गया आपका गैस। तो हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टी तीनों के बारे में पढ़े थे कि सॉलिड का शेप और साइज क्या होता है, फिक्स होता है, मास भी फिक्स होता है। लिक्विड में क्या होता है, इसका शेप फिक्स नहीं होता है, इसको जिस बर्तन में हम लोग रख देते हैं उसी का शेप ये ग्रहण कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, और गैस में जो है इसका शेप और साइज दोनों फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर
मेनली पढ़ना है किसके बारे में, सॉलिड के बारे में जानकारी लेना है, ठीक है। और 11th क्लास में आप लोग लिक्विड और गैसियस स्टेट इसके बारे में पढ़ेंगे। 11th क्लास में ये दोनों लिक्विड के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी थी और गैसियस स्टेट एक चैप्टर 11th में पढ़ना है, तो और सॉलिड स्टेट के बारे में 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सॉलिड के बारे में जो कुछ कुछ प्रॉपर्टी था वो हम लोग 9th में पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड में कौन कौन सा क्रिस्टल, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में किस तरह से पैक्ड रहता है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉलिड किसको कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या, सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो आप लोग कुछ कुछ जानकारी रखते हैं, जैसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये है क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर सॉलिड है तो यहाँ पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। यहाँ पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं ना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या कि सॉलिड वैसा स्टेट्स ऑफ मैटर है, मैटर का वह स्टेट है, पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें जो पार्टिकल्स है उसका मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब इसका इंटरनल स्टडी किया गया, ठीक है, तो इसमें देखा गया कि जो पार्टिकल्स है इसमें मूवमेंट करते हुए हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो पार्टिकल्स है इसका जब इंटरनल स्टडी किया गया, ठीक है, तो देखा गया कि पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करते रहता है, वाइब्रेट करते रहता है, मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन इंटरनल स्टडी किया गया तो देखा गया कि पार्टिकल्स वाइब्रेट करते रहता है, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग इसको आसानी से इसका डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच constituent particles have no motion, although यद्यपि they vibrate about their mean पोजीशन। तो हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में देख लिए कि स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव नो मोशन ऑल्दो दे वाइब्रेट अबाउट फिक्स्ड पोजीशन। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जिसमें मोशन नहीं होता है, लेकिन जब इसका इंटरनल स्टडी किया गया तो मीन पोजीशन के अबाउट क्या करते रहता है, वाइब्रेट करते रहता है, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं आगे हम लोग क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो हम लोग 9th में भी कुछ कुछ जानकारी इसके बारे में लिए थे, यानी यहाँ थोड़ा फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो प्रॉपर्टीज हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है इसमें मूवमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी हो गया। इसका शेप, साइज, मास सब क्या होता है, फिक्स होता है। कोई भी सॉलिड का शेप, साइज और मास फिक्स होता है। अब मूवमेंट इसमें पार्टिकल्स का नहीं हो रहा है, मतलब इसके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी तो पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहा है इधर से उधर, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी यही सब हो गया। पहला प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं क्या, दे हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी बोल सकते हैं क्या कि इसमें पार्टिकल्स जो है मूवमेंट नहीं कर रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर्स मीन्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो इसमें पार्टिकल्स है उसके बीच में, ये हो गया इंटरमोलिकुलर, ठीक है। तो इसके इंटरमोलिकुलर दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरा पॉइंट हो गया इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस
आर शॉर्ट। अब देखते हैं क्या है, मान लेते हैं ये सॉलिड है तो इसके बीच स्पेस है क्या, ठीक है, नहीं है, तो वही अगला पॉइंट हो गया क्या, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट और नेग्लिजिबल, ना के बराबर, ठीक है। तो स्पेस रहता तो क्या, अगर कोई चीज़ को हम इधर से उधर अगर यहाँ पार करते तो हो जाते, जैसे उंगली इधर से उधर, जैसे गैस में हम लोग क्या करते हैं, मेरा हाथ जो है इधर से उधर आर पार जा सकता है, लेकिन सॉलिड में वैसा नहीं होता है। मतलब क्या है, इसके बीच जो स्पेस है क्या, नहीं के बराबर है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हो गया इसमें, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। अब देखिए तो सॉलिड को हम लोग दबा सकते हैं क्या, नहीं ना दबा सकते हैं, जबकि गैस को हम लोग दबा सकते हैं, दबाया जा सकता है गैस, लेकिन सॉलिड का वैसा प्रॉपर्टी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, दे आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब हम लोग सॉलिड को दबा नहीं सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है रिजिड। तो अभी हम पढ़े थे अभी कि सॉलिड में जो होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन मीन पोजीशन के अबाउट क्या करते रहता है, वाइब्रेट करते रहता है। तो ये जो वाइब्रेशन है पार्टिकल्स का सॉलिड में, वही सॉलिड के रिजिड प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी ऑफ सॉलिड। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं अब टाइप्स ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड कितना तरह का होता है, सॉलिड कितना तरह का होता है। तो हम लोग इसके बारे में 9th में तो नहीं पढ़े थे, ठीक है, कि सॉलिड कितना तरह का होता है, तो यहाँ हम लोग को पढ़ना है। द टाइप्स ऑफ सॉलिड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड। फर्स्ट हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकेंड हो गया आपका एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। सॉलिड कितना तरह का हो गया, 2 तरह का, फर्स्ट हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकेंड हो गया एमॉर्फस सॉलिड। तो इसके बारे में हम लोग अभी जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर इसमें जो है एग्जाम में आपको डिफरेंस पूछता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या अंतर है। तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे तरफ हम लोग लिख लेते हैं एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्स्ट पॉइंट है कि दे हैव रेगुलर शेप, दे हैव रेगुलर शेप, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में दे हैव इरेगुलर शेप, दे हैव इरेगुलर शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्स्ट पॉइंट, इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप जो होता है वो क्या होता है, रेगुलर होता है, जबकि एमॉर्फस में ऐसा नहीं है, उसका इरेगुलर शेप होता है। जैसे ये जो पॉइंट पूरा होगा तो ये सब चीज़ जो है हमको रटना नहीं है, इसमें क्या करना है, एग्जाम्पल से दिमाग में रखना है। अभी लास्ट में सबसे लास्ट में हम लोग एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जितना भी मेटल्स है, कॉपर है, Ag है, Au है, इस सब का शेप क्या होता है, रेगुलर होता है, जबकि रबर, प्लास्टिक, शीशा, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, इसका शेप जो होता है इरेगुलर होता है, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल में रख के इस सब पॉइंट को दिमाग में रख सकते हैं। तो अगला पॉइंट हो गया, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एमॉर्फस में हो गया, दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट कि वैसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड किस में हो, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर मेल्टिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को टेम्परेचर दिया जाएगा, तभी वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। शार्प का मतलब क्या होता है,
फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। एमॉर्फस में वैसा नहीं है। एमॉर्फस सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट जनरली मान लेते हैं अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो 20 से 40 के बीच में कोई भी टेम्परेचर पे जो है एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एमॉर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है फिक्स नहीं होता है, ठीक है। एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिसके बीच कोई भी टेम्परेचर पे जो है एमॉर्फस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। अगला पॉइंट इसमें हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है एक रेगुलर वे में होता है लार्ज डिस्टेंस तक। जैसे हम लोग असेंबली में प्रेयर के लिए खड़े होते हैं अगर स्कूल में, तो इसमें क्या होता है टीचर क्या बोलते हैं कि हाइट वाइज खड़ा हो, पहले छोटा फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद तो सबसे पीछे सबसे बड़ा जो है। तो वहाँ पर भी क्या है एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट का, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में वैसा ही कुछ होता है कि पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है लार्ज डिस्टेंस तक, इसीलिए इसको बोला गया है दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन एमॉर्फस में ऐसा नहीं है, इसमें शॉर्ट डिस्टेंस तक ही होता है रेगुलर अरेंजमेंट, उसके बाद इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड हो गया दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अगला पॉइंट इसमें हो गया कि दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसमें हो गया दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये एन आइसोट्रॉपिक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जबकि एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक होता है। अब अगला पॉइंट हो गया जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उस सॉलिड का ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो करता है, इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोलते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड। क्योंकि सॉलिड का जितना भी प्रॉपर्टी होता है फिक्स शेप साइज मास वॉल्यूम जो होता है, फिर उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर जो सॉलिड का प्रॉपर्टी है वो किसमें फॉलो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं ट्रू सॉलिड। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो सॉलिड का वो फॉलो नहीं करता है, इसीलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड। स्यूडो स्यूडो मतलब क्या होता है फॉल्स, ठीक है। तो एमॉर्फस सॉलिड को क्या बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, या इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट कर सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोल दिया ट्रू सॉलिड, जबकि एमॉर्फस सॉलिड क्या हो गया स्यूडो सॉलिड, और इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है। स्यूडो सॉलिड, एमॉर्फस को स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, इधर था एमॉर्फस सॉलिड, और कुछ पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या था इसमें दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड, और वहीं ऐड कर लेना है सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम्पल एमॉर्फस सॉलिड का क्या होता है लेड होता है, शीशा। तो शीशा को बनाते समय क्या किया जाता है जो उसका लिक्विड होता है उसकी फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, बहुत ज़्यादा हीट करके उसको तुरंत क्या किया जाता है ठंडा किया जाता है, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। और एमॉर्फस सॉलिड का फ्लूइड नेचर होता है, फ्लूइडिटी नेचर होता है, फ्लो करने का टेंडेंसी होता है, इसलिए लिक्विड वर्ड जुड़ा गया है इसमें, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया NaCl, कॉपर, Ag, सिल्वर,
ठीक है, AU गोल्ड, क्वार्ट्ज इसका फार्मूला होता है SiO2, ठीक है। क्वार्ट्ज ये क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल हो गया रबर, ठीक है, प्लास्टिक, लेड, क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास। तो ध्यान देना इसमें, कभी ये एग्जांपल ज़्यादातर पूछता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल जो है क्वार्ट्ज होता है, जबकि क्वार्ट्ज में ग्लास जोड़ देंगे तो एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। इसको ध्यान देना कि क्वार्ट्ज ग्लास जब एक साथ रहेगा तो एमॉर्फस सॉलिड, जबकि सिर्फ क्वार्ट्ज रहेगा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब हम लोग वहाँ पर बोले थे क्या कि एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर। एक तरफ CS क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये हो गया एमॉर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और इस देख लेते हैं हम लोग एमॉर्फस सॉलिड। पॉसिबल अरेंजमेंट ले लेते हैं। इसमें सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बहुत सारा पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है, तो उसमें से एक पॉसिबल अरेंजमेंट हम ये ले रहे हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। तो मान लेते हैं पॉसिबल अरेंजमेंट एक, तो अब देखिए यहाँ पर, तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या देखे थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या देखे थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में बोले थे क्या कि दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब जैसे देखिए, मान लेते हैं इधर बड़ा बड़ा पार्टिकल, इधर छोटा है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। लार्ज डिस्टेंस तक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर वे में होता है, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोला गया है, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन एमॉर्फस में ऐसा नहीं है। देखिए, मान लेते हैं एक तरफ बड़ा पार्टिकल है, छोटा है, हो सकता है बड़ा पार्टिकल बड़ा 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 लार्ज डिस्टेंस तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस तक ही एक रेगुलर अरेंजमेंट है, उसके बाद इरेगुलर है, इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड को बोला गया है दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी किसका प्रॉपर्टी था, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और आइसोट्रॉपी किसका प्रॉपर्टी था, एमॉर्फस सॉलिड का। तो देखते हैं एनआइसोट्रॉपी क्या होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझते हैं कि कहीं भी केमिस्ट्री में अगर दी आइसो वर्ड आ जाएगा तो इसका मतलब होता है सेम, और एन आइसो मतलब सेम नहीं, बराबर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एन आइसो मतलब सेम नहीं होगा, ट्रॉपिक मतलब नेचर। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखा गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड में टॉप टू बॉटम आते हैं। मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे 9th में, अपवर्तनांक, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी है, इसको मेजर किया गया क्रिस्टलाइन सॉलिड में। सबसे पहले मेजर करने के टॉप टू बॉटम आए, फिर उसके बाद क्या हुए, डायगोनल गए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि जब ऊपर से नीचे आए तो एक तरफ बड़ा बड़ा पार्टिकल, छोटा छोटा पार्टिकल, लेकिन डायगोनल जब गए बड़ा छोटा,
तो ऊपर से नीचे जब आए तब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, और डायगोनली जब गए तब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सेम है क्या? नहीं है, डिफरेंट है। इस कारण से जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कर रहे थे तो जब ऊपर से नीचे आने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू और डायगोनल जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बराबर नहीं है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में क्या है? अलग अलग है, बराबर नहीं है। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोला गया कि ये एन आइसोट्रॉपिक नेचर शो करता है, लेकिन एमोर्फस में ऐसा नहीं है। इसमें जब मेजर किया गया टॉप टू बॉटम, देखते हैं दोनों तरफ क्या है? बड़ा बड़ा पार्टिकल। जब डायगोनल गए तो क्या है? यहाँ भी बड़ा बड़ा पार्टिकल है, तो यहाँ पर क्या है? पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सेम है। इसीलिए प्रॉपर्टी का वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करें या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को, तो प्रॉपर्टी का वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में क्या है? सेम है। इसीलिए इसको क्या बोला गया? आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब वो बोलेगा यहाँ पर मेजर करेंगे तो ठीक है, जबकि यहाँ पर बड़ा छोटा, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या, पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या है कि क्रिस्टल तो इतना ही बड़ा नहीं होगा, क्रिस्टल बहुत बड़ा होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो वैल्यू आ गया उसको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए क्या बोला गया है कि एमोर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग फिगर बना के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का डिफिनीशन देखते हैं, ये पूछता भी है। एन आइसोट्रॉपी, तो एन आइसोट्रॉपी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हैव different value in different direction in crystalline solid is called क्या? एनिसोट्रॉपी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड क्या? एनिसोट्रॉपी। तो यहाँ कभी कोई पूछ देता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपी क्यों शो करता है, तो इट अकर्स ड्यू टू different arrangement of constituent particles in different direction in crystalline solid कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में टॉप टू बॉटम जाते थे तो अलग अलग अरेंजमेंट, डायगोनल गए तो अलग अलग अरेंजमेंट, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डिफरेंट अरेंजमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होने के कारण क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपी नेचर शो करता है। अब यहीं पर क्या आप बोल सकते हैं, इसमें एनिसोट्रॉपी आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद है आइसोट्रॉपी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो है वो आइसोट्रॉपी हम लोग देख लेते हैं। आइसोट्रॉपी क्या हो जाएगा इसमें? फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हैव सेम वैल्यू, डिफरेंट के जगह सिर्फ क्या हो जाएगा? सेम वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, इन एमोर्फस सॉलिड में क्या होता था? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता था? सेम होता था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आइसोट्रॉपिक नेचर शो करेगा। इट अकर्स ड्यू टू सेम अरेंजमेंट, डिफरेंट के जगह सिर्फ क्या हो जाएगा? सेम।
सेम अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एमोरफस सॉलिड, इन एमोरफस सॉलिड। ठीक है, तो ये हो गया आइसोट्रॉपी। तो आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट करते रहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लिए एनाइसोट्रॉपी। और आइसोट्रॉपी क्या होता है, क्रिस्टलाइन और एमोरफस सॉलिड में अंतर देख लिए कि क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एक्चुअली बोर्ड में जनरली 3 नंबर के क्वेश्चन डिफरेंस में पूछता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग क्रिस्टलाइन और एमोरफस में अंतर देख लिए। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितना तरह का होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट टाइप हो गया आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी 3 टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, फर्स्ट था नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकेंड था आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। थर्ड था आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहला था मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी 3 तरह का होता है, जब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकेंड था आपका आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। थर्ड था मेटालिक सॉलिड, थर्ड था मेटालिक सॉलिड। ठीक है, अब फोर्थ था आपका नेटवर्क और कोवैलेंट सॉलिड, नेटवर्क और कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में यही 4 टाइप्स था। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह के होते हैं। पहला हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, सेकेंड आयोनिक सॉलिड, थर्ड हो गया मेटालिक सॉलिड, फोर्थ हो गया नेटवर्क और कोवैलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी 3 तरह का था ये, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर इसको डिटेल से आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में।